तो इस वीडियो में अगर हम देखें तो जो है इस वीडियो में जो है इलिस्ट्रेशन 2 का हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये इलिस्ट्रेशन 2 इसे सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो है अगर हम देखें प्रीवियस वीडियो में जो इलिस्ट्रेशन 1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें जो है हमें क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था इस इक्वेशन को। तो हमने इसे मैक्सिमाइज करके इसकी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड किया था और इसकी हमारी मैक्सिमम वैल्यू आई थी 24। हमारी जो है मैक्सिमम वैल्यू आई थी। ठीक है, अब उसी तरह हम जो है इस इस वीडियो में जो इलिस्ट्रेशन 2 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो मिनिमाइज को हम किस तरह से करते हैं उसके लिए भी जो प्रोसीजर एज इट इज सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपको जो है थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है ताकि आप जो है गलती ना करें। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि किस तरह से हमें इलिस्ट्रेशन 2 में हमें क्या दिया गया है। तो इलिस्ट्रेशन 2 क्या कह रहा है, मिनिमाइज करना है हमें, और उसमें मिनिमाइज करने के लिए हमें जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है जो कि है z इक्वल्स टू 6x1 प्लस 5x2। ओके, उसी तरह कुछ इन इक्वेशंस दी गई है हमें यहाँ पर। इन इक्वेशंस दी गई है। तो ये क्या क्या इन इक्वेशन है, 4x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अब पिछले बार हमें जो ये जो थी, अगर आप देखें यहाँ पर लेस देन इक्वल टू थी, लेस देन इक्वल टू थी। तो ये लेस देन इक्वल टू साइन के वजह से हमारा जो है ग्राफ का बन रहा था, इनसाइड रीजन वाला ग्राफ बन रहा था। ठीक है, अब इसकी वजह से इनसाइड रीजन वाला। ठीक है, अब ये इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर जो है अगर देखें ग्रेटर देन इक्वल टू, तो फर्स्ट टू इक्वेशंस की वजह से हमारा जो है ग्राफ किस तरह से बनेगा, इनसाइड रीजन वाले का। ठीक है, इनसाइड रीजन वाला। लेकिन उसी के साथ अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 3 जो है ये है आपकी x1 लेस देन इक्वल टू 10। तो ये लेस देन इक्वल टू के वजह से क्या होगा कि लेस देन वजह से, ठीक है, ये लेस देन जो साइन है, ठीक है, तो ये लेस देन साइन की वजह से हमारा इनसाइड वाला बनेगा। लेकिन ये जो ऊपर साइंस थी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू साइन की वजह से ये ग्राफ हमारा जो है आउटसाइड रीजन में जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने प्रीवियसली अगर थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज ना हो आप, इस चीज को ध्यान रखना है। तो इसे थोड़ा सा मैं अगेन फिर से साइड में लिख देता हूँ। तो ठीक है, इसे एज इट इज रहने दीजिए। सपोज आपको जो है इक्वेशंस दी गई है ग्रेटर देन इक्वल टू की, यहाँ पर जो है इस तरह से साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो आउटसाइड रीजन वाला बनेगा। मतलब सपोज कोई ऐसी लाइन पास हो रही है जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके लिए आउटसाइड रीजन कौन सा होगा, ये वाला। सपोज ये कोई वर्टिकल लाइन पास हो रही है, उसके लिए कौन सा होगा आउटसाइड रीजन, राइट साइड वाला। ठीक है, उसी तरह अगर हम देखें इनसाइड रीजन के लिए क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इनसाइड रीजन के लिए उसका लेफ्ट साइड हो जाएगा जो भी इक्वेशन होगी हॉरिजॉन्टल। उसी तरह जो भी वर्टिकल लाइन होगी उसके लिए जो है लेफ्ट साइड हो जाएगी। इस तरह तो थोड़ा सा आपको बस कॉमन सेंस यूज करना है, और इसे जो है ग्राफ के थ्रू भी हम जो है बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो ये साइंस का आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो आप जो है कंफ्यूज कम होगे। लेकिन फिर आपको जो होगा, सपोज दो इक्वेशंस दी गई है, तो दो इक्वेशंस में आपको फाइंड करना होगा कि दोनों इक्वेशन का कॉमन रीजन क्या आ रहा है, कॉमन शेडेड रीजन। उसी तरह सपोज आपकी इक्वेशंस बढ़ जाती है और 3 इक्वेशन हो जाती है, जैसे कि इलिस्ट्रेशन 2 में है, यहाँ पर हमें 3 इक्वेशंस दी गई है, तो ये तीनों इक्वेशंस का हमें जो है कॉमन रीजन फाइंड करना होगा। अब हम जो है डायरेक्टली इसके क्वेश्चन सॉल्विंग वाले पार्ट पर मूव करते हैं। तो ठीक है, तो अब क्योंकि ये इन इक्वेशंस के फॉर्म में दी गई है, तो आप जो है वो फर्स्ट स्टार्टिंग वाला स्टेटमेंट कन्वर्टिंग द, ठीक है, कन्वर्टिंग द गिवन इन इक्वेशंस इनटू इक्वेशंस वी गेट। ठीक है, तो आपको जो है कंप्लीट पूरा सेंटेंस लिखना है। ठीक है, आपको इस तरह से स्किप नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इक्वेशन 1, तो क्योंकि हम जो है इन इक्वेशंस को, या कह सकते हैं इन इक्वालिटीज को, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर कन्वर्टिंग इन इक्वालिटीज। ये हमें क्या दी गई है, इन इक्वालिटीज। अब इसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम इक्वालिटीज में, वो यही जो है हमने स्टेटमेंट में लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन बन के आती है 4x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन बन के आती है 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल्स टू 15। उसी तरह थर्ड इक्वेशन हमारी बन के आती है x1 जिसकी वैल्यू दी गई है 10।
तो एक एक इक्वेशन को प्रॉपरली डिकोड करेंगे। ये है हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये इलिस्ट्रेशन 1 से किस तरह से डिफरेंट है। इलिस्ट्रेशन 1 का क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है ताकि हम दोनों क्वेश्चन को कंपेयर कर पाए। अब इसमें अगर हम देखें तो ये जो यहाँ पर हम x वेरिएबल लिखते थे, यहाँ पर क्या लिखा है, x वेरिएबल की जगह x1 लिखा है। ठीक है, तो इससे सिर्फ वेरिएबल को जो है लिखने का तरीका चेंज किया गया है, लेकिन ये जो वेरिएबल है यहाँ की वैल्यू जो भी आएगी वो हम x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी हम वो y एक्सिस पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ x एक्सिस की जगह रिप्लेस करके क्या लिखा गया है, यहाँ पर x1 लिख दिया गया है और y एक्सिस पर x2 लिख दिया गया है। सिमिलरली इसी इक्वेशन में भी उसी तरह हो गया अगेन इन द थर्ड इक्वेशन। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। अदरवाइज ओके, तो कॉमन सेंस अगर आप यूज करेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनने के भी चांसेस हाई होते हैं। ठीक है, तो सपोज चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन पे ही हम जो है जाते हैं ताकि हम जो इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर पाए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम जो है। तो सबसे पहले आपकी स्टेप कौन सी हो गई यहाँ पर अगर हम देखें तो आपकी यहाँ पर स्टेप 1 हो गई कन्वर्टिंग द गिवन इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज। तो ये हो गई आपकी स्टेप 1। ठीक है, अब स्टेप 2 देखते क्या, थोड़ा सा स्पेस है नीचे। ठीक है, यहीं पर ही कंटिन्यू करूंगा। ये हो गई आपकी स्टेप 1। अब यही अगेन अगेन यहाँ पर स्टेप कंटिन्यू करता हूँ, स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को लेते हैं, कंसीडर इक्वेशन 1। पहले कंसीडर इक्वेशन 1 को कंसीडर करते हैं। इक्वेशन 1 हमें क्या दी गई है, 4x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अगेन वही सिमिलर प्रोसेस, आपको एक बॉक्स बनाना है x। अब क्या कर रहे थे, पिछले पिछले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, x और y लिख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हमें जो वेरिएबल दे गई है, वेरिएबल्स को x की जगह क्या लिखा गया है, x1। उसी तरह वेरिएबल y को क्या लिखा गया है, x2। तो आपको इस तरह से प्रॉपर उन्हें x1 और x2 को ही यूज करना है, अदरवाइज दिस विल बिकम एन एक्सक्यूज टू कट द मार्क्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पुट x1 वैल्यू, x1 वेरिएबल वैल्यू एज 0 इन इक्वेशन 1। तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी, वी गेट, ठीक है, इक्वेशन में जिसमें 4 मल्टीप्लाइड बाय 0, x1 की जगह हमने क्या वैल्यू पुट की, 0, x1 वेरिएबल की। तो इससे हमें क्या वैल्यू मिली, x2 वेरिएबल की। x2 वेरिएबल की वैल्यू क्या मिली, हमें 10 मिली। अब हम इसे जो है हमारे ये जो हमने चार्ट बनाया या टेबल बनाया इसमें एज इट इज वैल्यू को पुट करेंगे तो हम जो है कोऑर्डिनेट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसी तरह हम जब हम क्या करेंगे, पुट, अब क्योंकि हमने x1 वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर दिया था तो हम जो है x2 वेरिएबल की वैल्यू को पुट करेंगे। अगेन x2 की जगह 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, वी गेट, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो 4x1 एज इट इज रहेगा, x2 की वैल्यू चेंज होगी 0 इक्वल्स टू 10। x1 की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, 4x1 इक्वल्स टू 10। तो x1 की वैल्यू यहाँ पर आएगी आपकी 10 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसे जो है छोटे स्मॉलर वैल्यूज पर लेके जाएंगे तो 2 5 10 एंड 2 2 4। तो यहाँ पर हमारी x1 की वैल्यू अगर लेके जाए पॉइंट वाइज लेके जाए तो 5.2 निकल के आ रही है। तो 5.2 जो है, क्योंकि अब हमारे पास स्क्रीन पर प्रॉपर ग्राफ है तो हम जो है पॉइंट्स में भी इजीली खेल पाएंगे। तो हमने क्या किया, जब हमने x1 की किसकी वैल्यू, जब हमने x2 की वैल्यू को 0 रखा, दिस इज x2। ठीक है, ये प्रॉपर दिखना चाहिए आपको, प्रॉपर ये आई होप ये दिख रहा हो x2 की वैल्यू। ठीक है ना, x2 की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो हमें x1 की वैल्यू मिलेगी 2.5। तो ये हमारे इक्वेशन 1 से निकल के आ गया। ठीक है, स्टेप 2 में ही ये था, स्टेप 1 में इक्वेशन 1 का पार्ट 1। ठीक है, अब हम तो अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे फॉर इक्वेशन 2। इसी के नीचे हम जो है फॉलो करेंगे इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 कंसीडर इक्वेशन 2, वी गेट। अब इक्वेशन 2 हमें यहाँ पर क्या दी गई है,
इक्वेशन 2 दी गई है 2x1 प्लस 3x2 इक्वल्स टू 15, ठीक है। 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल्स टू 15, ये हमें दी गई है। अगेन इसके लिए एक छोटा सा टेबल बना लेंगे। कुछ ज्यादा ही बड़ा टेबल बना लिया मैंने भी, छोटा सा बनाना है हमें टेबल, इतने बड़े टेबल की जरूरत नहीं है। वैल्यूज जो है स्मॉलर टर्म्स में ही होगी, ठीक है ना। तो ये हमारा एक टेबल बन गया। अब अगेन सिमिलर वही प्रोसीजर, पुट x1 इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। इक्वेशन 2 में x1 की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x1 की जगह 0 पुट कीजिए, 3x2 इज इक्वल्स टू 15। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 3x2 इज इक्वल्स टू 15, x2 की वैल्यू हमारी यहाँ पर 5 आ गई। तो हमने जब x1 एंड x2, तो x1 की वैल्यू जब हमने 0 पुट की तो हमें 5 मिला। अब हम क्या करेंगे, सिमिलर इसी स्टेप को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, पुट x2 इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है। यहीं पर ही कंटिन्यू करते इससे से जुड़ा हुआ, ताकि हमें आइडेंटिफाई करने में अच्छा रहे। तो ये यहाँ पर, ठीक है, इसको यहाँ पर कंटिन्यू किया गया है, ठीक है। आप आइडेंटिफाई कर ले। तो x2 की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो 2x1 एज इट इज रहेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल्स टू 15। तो यहाँ पर हमारा आ गया 2x1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड 0, तो ये 0 ही होगा। तो हमारी यहाँ पर वैल्यू आ गई इज इक्वल्स टू 15। तो x1 की वैल्यू क्या होगी, ये जो है, क्योंकि 2, ये 2x1, ये 2x1 क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई x1 है। तो ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ये वैल्यू जब जाएगी तो ये यहाँ पर डिवाइड में चली जाएगी। तो इस तरह से जो है आप जो है पता लगा सकते हैं कि हमें कब डिवाइड के लिए लेके जाना है, कब मल्टीप्लाई के लिए लेके जाना है, कब एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो 15 डिवाइडेड बाय 2 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 7.5। तो x1 की वैल्यू यहाँ पर हमें मिली 7.5। तो हमने क्या वैल्यू पुट की थी, तो हमने x2 की वैल्यू जो पुट की थी 0 पुट की थी, तो हमें क्या वैल्यू मिली 7.5। तो यहाँ पर हमारे अगेन दो कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए, सी कोऑर्डिनेट जिसकी वैल्यू है 0.5, डी कोऑर्डिनेट जिसकी वैल्यू है 7.50, ठीक है। वैसे ही हम इक्वेशन 1 के अगर कोऑर्डिनेट्स देखें तो इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट्स हमारे यहाँ क्या क्या निकल के आए। इक्वेशन 1 का फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ निकल के आया 0, 10, और डी कोऑर्डिनेट निकल के आया 2.50, ठीक है। तो इन कोऑर्डिनेट्स का यूज होगा। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के कोऑर्डिनेट्स को हमने फाइंड कर लिया। अब इक्वेशन 3 के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन 3 के कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ क्या कह रहा है कि इक्वेशन 3 कह रही है x1 जिसकी वैल्यू है इज इक्वल्स टू 10। नाउ कंसीडर इक्वेशन 3 वी गेट। तो इक्वेशन 3 क्या कह रही है कि x1 की वैल्यू जो है 10 है। अब सिर्फ हमें यहाँ पर दी गई है x1 की वैल्यू 10। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि सपोज यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट्स बन रहे, तो कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट में जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट से रहते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स में क्या होती है, x वेरिएबल और y वेरिएबल, या कह सकते हैं x एक्सिस पे क्या वैल्यू है, दिस x एक्सिस की वैल्यू और y एक्सिस की वैल्यू होती है। तो x1 इज इक्वल्स टू 10 से हमें क्या पता चलता है कि x की वैल्यू जो होगी x एक्सिस पर वो वैल्यू है 10, और क्योंकि हमें यहाँ पर कोई y की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम क्या करेंगे, हम इसे अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर y एक्सिस की वैल्यू जो है 0 है। तो हमारे इक्वेशन 3 से एक नया कोऑर्डिनेट निकल के आता है जो कि आता है 10, 0, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेशन, दिस फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेट। अब इसे जो है हम डायरेक्टली ग्राफ में एज इट इज प्लॉट करेंगे। अब इसकी वजह से हमारे क्या क्या निकल के आ गए, इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए, a0, 10, 2.50, ठीक है। तो यहाँ पर एक नीचे ग्राफ है
यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट्स को लिख लेता हूँ। तो इक्वेशन वन के कोऑर्डिनेट्स हमारे निकले, क्या निकले? 0, 0, 10, 2.50, 0, 10 ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट लेकर 2.50। उसी तरह इक्वेशन टू का भी हम देखेंगे कोऑर्डिनेट्स, ताकि हमें जो है प्लॉटिंग में इजी रहे। तो इक्वेशन थ्री हमारे निकल के आए थे कोऑर्डिनेट ई कोऑर्डिनेट, जिसकी वैल्यू थी 10, 0। इक्वेशन टू के देखेंगे उसी तरह सी सी कोऑर्डिनेट हमारा क्या आता है यहाँ पर? 0, 5 और 7.50। ठीक है, 0, 5, 7.50। ठीक है, तो ये है हमारी सारे कोऑर्डिनेट। तो इन कोऑर्डिनेट को एज इट इज यूज करेंगे और हम जो है प्रॉपर एक ग्राफ का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये किस मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं? ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो ये ग्राफ का यूज करूंगा मैं इसमें। तो अगर हम देखें कोई भी वैल्यू, अगर हम देखें 10 से ज्यादा नहीं जा रही है, इसका मतलब हमें बहुत ज्यादा बड़ा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। वैल्यूज अगर 10 तक भी हो तो हमारा ग्राफ फॉर्मेशन प्रॉपर होगा बिना किसी मिस्टेक से। तो ये लाइंस को मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये आपकी है, दिस इज योर वाई एक्सिस। ये आपकी नीचे है एक्स एक्सिस। ये आपका ओरिजिन पॉइंट, जिसकी वैल्यू है 0, 0। ठीक है, अगेन हम क्योंकि अब देखेंगे वैल्यूज, अगर हम देखें तो 0 से लेकर 10 के बीच में, तो 1 यूनिट हम क्या लेंगे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर 1, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 10। तो ये हुआ 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ठीक है। 11 तक इनफ होगा, क्योंकि हमारे जो भी पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट्स है वो 10 तक ही है, 0 से लेकर। अब हम इसे एज इट इज प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे इक्वेशन वन को। तो इक्वेशन वन के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए कोऑर्डिनेट है जिस पर एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 है और वाई एक्सिस की वैल्यू है 10। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ए 0, 10। उसी तरह बी कोऑर्डिनेट देखें तो 2.5। तो 2.5 किसके बीच में होगा? 2 एंड 3 के बीच में होगा। थोड़ा सा इसे मैं जूम कर देता हूँ ताकि हम जो है प्रॉपर इसे कर पाए। तो 2 और 3 के बीच में है, तो 2.5 कहाँ पर आएगा? 2.5 यहाँ पर आएगा। ठीक है, दिस विल बी 2.5, बी 2.50। ठीक है, अब हम जो है इक्वेशन टू के प्लॉट करेंगे। उसके पहले इक्वेशन टू के प्लॉट करें उसके पहले हम जो इन दोनों इक्वेशंस को, दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन कर लेंगे और एक अच्छी लॉन्ग लाइन बनाएंगे, जिससे हम जो इक्वेशन 1, 2, 3 को आइडेंटिफाई कर पाए। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, जिसे हमने ब्लैक लाइन, ब्लैक कलर से लाइन भी बनाई ब्लैक कलर से, और पॉइंट को भी ब्लैक कलर से लिखा है। ठीक है, इक्वेशन 1 लिखने से हम जो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगेन एक डिफरेंट कलर को यूज करूंगा। इक्वेशन 2 के पॉइंट से हमारे, इक्वेशन 2 सी कोऑर्डिनेट है 0, 5, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पर उसकी वैल्यू 0 और वाई कोऑर्डिनेट पर उसकी वैल्यू 5। तो ये हो गया 0, 5, सी 0, 5। उसी तरह डी कोऑर्डिनेट देखे तो 7.5, मतलब 7 और 8 के बीच में, तो वो वैल्यू यहाँ पर होगी, डी 7.50। अब इसे एक ब्लू लाइन से हम जो कनेक्ट करेंगे दोनों पॉइंट्स को।
ओके, इसे एक्सटेंड कर दूंगा ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए। ये रही हमारी इक्वेशन, इक्वेशन थी हमारी 2। दिस वाज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर भी इसे लिख दीजिए तो हमें आइडेंटिफाई करने में अच्छा रहेगा, इक्वेशन नंबर 2। अब सिर्फ हमारी इक्वेशन 3 बन रही है तो बच रही है। तो इक्वेशन 3 के जगह थोड़ा सा एक डिफरेंट कलर यूज करता हूँ, रेड या कौन सा बेटर रहेगा। ठीक है, ग्रीन को यूज कर लेते हैं। तो ग्रीन से यूज करते हैं। तो इक्वेशन 3 के कौन से कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस पर उसकी वैल्यू है 10 और वाई एक्सिस पर 0। तो ये आपके आ गए इक्वेशन 3 के कोऑर्डिनेट्स, जो कि है E10। ठीक है, अब क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट है हमारे पास अवेलेबल यहाँ पर, इक्वेशन 3 के थ्रू हमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट मिल रहा है। इसका मतलब कि अगर जैसे हमने अब यहाँ पर पॉइंट्स को हमने प्लॉट किया, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट कौन सा था, एक्स एक्सिस का ही पॉइंट था जो कि 10 था, क्योंकि वाई एक्सिस पर उसकी वैल्यू 0 है। तो इसका मीनिंग ये होगा कि ये इक्वेशन जो जाएगी, इसकी ये पॉइंट की जो लाइन जाएगी, ये पॉइंट की जो लाइन जाएगी वो किसके पैरेलल होगी, वो होगी वाई एक्सिस के। ठीक है, कैसे होगी मैं आपको शो करता हूँ। ये पॉइंट 10 से होते हुए ये लाइन जाएगी इस तरह से। ओके, तो आई होप कि आपको प्रॉपरली विजिबल होगी ये लाइन। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इस लाइन की थोड़ा सा थिकनेस को मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक, इतना इनफ होगा, क्योंकि ग्रीन कलर जो है इतना शार्पली दिख नहीं रहा है मुझे भी। ठीक है, आई होप ठीक है, नाउ इट इज विजिबल, तो ये आइडेंटिफाई भी हो पा रहा है। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन 3। ठीक है ना। अब क्योंकि ये कैसे पता चला कि ये लाइन इस तरह से वर्टिकल बन रही है, तो ये जो है आपको पॉइंट्स के थ्रू पता चलेगा। अब आपको अगर देखें इक्वेशन 3 के ये जो कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू अवेलेबल है, क्योंकि ये तो अगर आप वाई एक्सिस की वैल्यू 0 देखें, तो ये वाई एक्सिस की वैल्यू 0 तो यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट पे ही आ रही है। इसका मतलब ये कुछ डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रही है, लेकिन डिफरेंस क्या क्रिएट कर रही है, एक्स एक्सिस की वैल्यू। तो हमने एक्स एक्सिस पर यहाँ पर पॉइंट बनाया और इसके थ्रू हमने पता चला कि ये जो लाइन बनेगी वो वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगी। सपोज अगेन एग्जांपल्स देता हूँ। अगेन सपोज अगर एक इक्वेशन और दी गई होती और वो इक्वेशंस किस तरह से होती कि उसमें हमें एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 दी गई थी और वाई एक्सिस की वैल्यू हमें 10 दी गई होती। तो सपोज ये कोऑर्डिनेट होता, तो ये कोऑर्डिनेट्स की क्या की वजह से क्या होता कि यहाँ पर हमारा एक पॉइंट आता, ए पॉइंट, जिस तरह से ए पॉइंट है यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर एक इस तरह से लाइन बनती। ठीक है, जो कि किसके पैरेलल होती, एक्स एक्सिस के। लेकिन क्योंकि हमें ये पॉइंट नहीं दिया गया है, तो ये हमें अभी बनाना नहीं है। जब हमें सपोज ये पॉइंट अगर हमें मिलता है किसी क्वेश्चन में, तो इस तरह से हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन, ठीक है, जो भी पॉइंट हमें दिया गया है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के। ठीक है ना, दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई द थिंग्स। तो अब हम जो है मेन मुद्दे पर पहुंचते। यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर अगर प्रॉपरली देखें तो आपको ये कुछ हमारा यहाँ पर जो है इंटरसेक्शन पॉइंट बन के आ रहा है। ठीक है ना, ये यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू क्या है, 1.5 एंड 4। ठीक है, 1.5 एंड 4 जो है हमारी वैल्यू आ रही है। तो ये थोड़ा सा क्योंकि लाइंस जो है इनकी थिकनेस कम ज्यादा है, उसकी वजह से प्रॉपर आप जो है देख नहीं पा रहे होगे, लेकिन दिस इज हाउ द पॉइंट विल विल गेट। तो ये हमारा एफ पॉइंट आ जाएगा, दिस विल बी और एफ पॉइंट, क्योंकि हमने ई पॉइंट तक के कोऑर्डिनेट्स निकाल चुके हैं। तो ये हमारा एफ कोऑर्डिनेट इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, अब क्योंकि अब अगर आप चाहे तो इंटरसेक्शन पॉइंट को जो है कब कंफर्म करना हो, तो कंफर्म किस तरह से हम कर सकते हैं, हमें अगर कंफर्म करना हो तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जो है हम यहीं पर ही कर लेते हो। ठीक है ना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को जब हम माइनस करेंगे इक्वेशन 2 से, तो हमें जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो है हमें इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारी इक्वेशन 1 यहाँ पर क्या है,
इक्वेशन 1 है हमारी 4x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 10, 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल्स टू 15। ठीक है ना। तो दो हम जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। अब क्या करना है, अगर आप चाहे तो इसे डायरेक्टली माइनस भी कर सकते हैं, जिस तरह से किस तरह से माइनस कर सकते हैं। ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये माइनस किया। ठीक है। तो ये किस तरह से माइनस होगा, आप इस तरह से भी इसे जो है थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं। 4x1 प्लस x2, ये एक ब्रैकेट में है, माइनस किया हमने सेकंड इक्वेशन से, तो 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल्स टू, और ये राइट हैंड साइड में जो था हमारा 10 माइनस 15। तो इस तरह से भी आप जो है प्रोसीड कर सकते हैं, और इस तरह से भी जो है अगेन आप प्रोसीड कर सकते हैं, आपको जो है सिमिलर आंसर ही मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2x1, और यहाँ पर अगर माइनस करेंगे, ठीक है, ये आपको ये एलिमिनेशन मेथड हो जाएगी। अभी हम जो है सब्ट्रैक्शन के जगह, इसके जगह हम एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करेंगे, ठीक है ना, अदरवाइज क्योंकि सब्ट्रैक्शन से मुझे थोड़ा लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में ये जो वेरिएबल है x1 वेरिएबल, x2 वेरिएबल, इसके कोफिशिएंट को सेम कर देते हैं। तो इसका कोफिशिएंट हम किस तरह से सेम कर सकते हैं, अब क्योंकि हम क्या करेंगे कि हम जो है माइनस में ना डील करें, इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, x1 वेरिएबल की जगह x2 वेरिएबल की वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें x2 वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, x2 वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो हम क्या करेंगे, x2 वेरिएबल की वैल्यू को हमने कॉमन लानी है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगी, इक्वेशन, रिजल्टिंग इक्वेशन मिलेगी 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 12x1 प्लस 3x2 इज इक्वल्स टू 30। ठीक है। इस वजह से क्या होगा कि आपका जो है आंसर क्या कह सकते हैं हम, जो है नेगेटिव वाले वैल्यूज में नहीं जाएंगे, और आप जो है कंफ्यूज भी नहीं होगे। ठीक है। तो हमने ये लेके आ गया, अभी इसे माइनस करेंगे। अब क्योंकि ये दोनों सिमिलर वेरिएबल्स हैं, 3x2 और 3x2, तो ये एक दूसरे से कट हो जाएंगे और इनकी वैल्यू 0 आएगी। तो 0 वैल्यू तो हमारी कुछ काम की नहीं है, तो हमें इसे लिखना भी जरूरी नहीं है। 12x माइनस 2x2, 2x1, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 10x1, और 30 माइनस 15 आपको मिलेगा 15। तो x1 की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई 15 डिवाइडेड बाय 10, या कह सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय 2, या फिर अगेन क्या कह सकते हैं 1.5। तो x1 की वैल्यू हमारी यहाँ पर 1.5 आई, और अगेन अगर हम देखें यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 1.5। जब हम ये 1.5, ठीक है, ये 1.5 पुट x1 इज इक्वल टू 1.5, ठीक है, ये x1 की वैल्यू 1.5 हमने किस में पुट की, अगर आप चाहे तो इसमें पुट कीजिए या इसमें पुट कीजिए, दोनों में से किसी में पुट कीजिए, तो आपको जो x2 की वैल्यू मिल जाएगी। x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी आपकी, वो होगी 4। तो आप जो इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अभी जो है मैं इसे स्किप कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको जो है प्रॉपर इसे सॉल्व करना है और आपको इसे शो करना है। अब हमें, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी हमें मिला वो 100% करेक्ट है, ये भी हमें कंफर्मेशन मिल गया। वी डील विद, हमने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू फाइंड किया। अब हम इसका कॉमन शेडेड रीजन फाइंड करेंगे, जिससे हमें जो है कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे। तो ये इक्वेशंस अगर हम देखें तो कौन से फॉर्म में थे, इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ऊपर देखने के बजाय मैं इसे नीचे ही लिख देता हूँ, ताकि आपको जो आइडेंटिफाई करने में अच्छा रहे, आसान रहे। तो अगर हम देखें, इक्वेशन 1 दी गई थी कुछ इस फॉर्म में, इक्वेशन वाज 4x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 10, 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन 15, और थर्ड हमारी जो इक्वेशन थी वो थी x1 लेस देन 10। अब क्योंकि ग्रेटर देन आ रहा है यहाँ पर, अगर आप देखें यहाँ पर एक डिफरेंट कलर का मैं यूज करता हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है,
ये साइन देखिए वापस, ये ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन, इसका मतलब क्या है, ये आउटसाइड बनेगा, आउटसाइड वाला रीजन में जाएगा इसका शेडेड रीजन, इसका भी आउटसाइड वाला जाएगा आउटसाइड रीजन में, क्योंकि ग्रेटर देन है, और इसका क्योंकि लेस देन इक्वल है तो इसका मतलब इसका ग्राफ जो है इनसाइड में जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को, इन तीनों के हमें जो है रीजन्स को फाइंड करना पड़ेगा, आउटसाइड आउटसाइड इनसाइड, जिससे हमें जो है कॉमन एरिया मिलेगा। अब किस तरह से फाइंड करेंगे, तो इक्वेशन वन अगर हम देखें, इक्वेशन वन हमारी जो है वो ब्लैक कलर से है, जो कि इसका रीजन किस तरह से आउटसाइड रीजन बन रहा है, ये है हमारी इक्वेशन वन जो कि ब्लैक कलर से शो हो रही है, इसका रीजन बन रहा है आउटसाइड, मतलब इसका जो है शेडेड रीजन इस तरह से आउटसाइड रीजन में बनेगा, कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ये इक्वेशन थ्रू से हमें पता चल रहा है कि इसका जो शेडेड रीजन या इस रीजन इस साइड में राइट साइड में बनेगा इस तरह से। अब इक्वेशन थ्रू टू के थ्रू पता लगाएंगे, इक्वेशन टू में भी अगर हम देखें तो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन है, इक्वेशन टू में भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन, इसका मतलब इसका भी जो शेडेड रीजन होगा वो आउटसाइड रीजन में बनेगा, या कह सकते हैं राइट साइड में बनेगा। तो इक्वेशन टू के लिए राइट साइड क्या आएगी, वो आएगा ये। ठीक है, अगेन दिस दिस एंड दिस, इसके नीचे नहीं जाएगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो कॉमन इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से हमें पता चला कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है हमारा, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू हमारा कॉमन रीजन क्या आ रहा है, दिस इज अवर कॉमन रीजन। ये फिर से एक बार इन्हें मार्क कर देता हूं मैं, ये हमारा इक्वेशन वन और टू के हिसाब से कॉमन रीजन आ रहा है। लेकिन एक और इक्वेशन हमें दी गई है, तो इक्वेशन थ्री के अनुसार इक्वेशन थ्री क्या कह रहा है कि x1 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, तो इसका मतलब कि इसका जो शेडेड रीजन होगा वो इनसाइड वाला होगा या होगा लेफ्ट साइड में। तो ये है हमारी इक्वेशन थ्री, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगा। अब क्योंकि क्या कह रहा है कि इनसाइड में बन रहा है, तो इनसाइड कौन से साइड में बनेगा आपका, इनसाइड वाला रीजन लेफ्ट साइड में, ये होगा आपका इक्वेशन थ्री का इनसाइड रीजन। ठीक है, क्योंकि राइट साइड में जो होगा वो आउटसाइड रीजन होगा। तो इसके लिए जो कॉमन शेडेड रीजन जो निकल के आया, ठीक है, जब हमने इक्वेशन वन टू थ्री का हमने कॉमन शेडेड रीजन निकाला, तो वो कॉमन शेडेड रीजन कौन सा है, वो ये है। इसे मैं थोड़ा सा एक लाइन के थ्रू मार्क कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है कर, तो इसे एज इट इज ऐसे ही कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा कॉमन शेडेड रीजन निकल के आया। तो इस तरह से लाइनिंग बना के आपको जो है शो करना है। तो इसके वजह से जो है आप सपोज जो भी आपका इवेल्युएटर होगा वो आपको उससे समझ में आएगा कि आपका कॉमन शेडेड रीजन कौन सा आ रहा है। ठीक है, इस तरह से पूरा कॉमन शेडेड रीजन आपको प्रॉपरली शेड करना है, ताकि इसमें कोई भी आपका जो है बिना किसी कारणवश आपके मार्क्स ना कटे। तो ये हमने प्रॉपरली इसे जो शेड कर दिया, तो हमें कॉमन शेडेड रीजन मिल गया। अब हमें क्या करना था, क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट था क्वेश्चन का, व्हाट वाज द मेन पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, हमें क्या करना था, मिनिमाइज करना था ना। पहले हमने क्या किया था, मैक्सिमाइज फर्स्ट क्वेश्चन में, अब हम क्या करेंगे, मिनिमाइज। अगेन वही प्रोसीजर को फॉलो करेगा, कॉर्नर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, शेडेड रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स। तो शेडेड रीजन के कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये ई पॉइंट भी आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये जी पॉइंट हमारा कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, ई पॉइंट भी हमारा कॉर्नर पॉइंट, ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट ये भी हमारा कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, और ये ए पॉइंट भी। तो हमें चार पॉइंट मिल रहे हैं जो हमारे कॉर्नर पॉइंट से। कौन कौन से है वो कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं साइड में। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हमारे, वो है ए 010, फिर एफ 1.54, फिर हमारा डी 7.50, और पॉइंट ई 10 0।
तो ये हमारे इस तरह से 4 कॉर्नर पॉइंट्स आए। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को हम जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा यहाँ पर क्या है, 6x1 प्लस 5x2, जिससे हमें क्या होगा, मिनिमाइज वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इसकी मिल जाएगी। तो छोटा सा स्पेस ले लेता हूं मैं, ठीक, थोड़ा पेन इंक, ठीक ठीक, इंक को चेंज कर लिया। तो हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, तो जेड ए की वैल्यू क्या निकल रही है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, आपको मिलेगा 50। ठीक है, अब ये तो मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती, तो सारे पॉइंट्स को चेक करेंगे, जेड डी, जेड ई, जेड ए। जेड डी में हमने पुट किया 6 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिला आपको, 6503, 6503, 6 बाय 42, 45, ये मिली आपको 45, यहाँ पर मिली वैल्यू 45। ई कोऑर्डिनेट की वैल्यू अगर हम देखें तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 0, इसकी वैल्यू आपको मिली 60। एफ कोऑर्डिनेट की वैल्यू अगर हम देखें तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.54 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 5 4 20 प्लस 6, ये क्या होगा, 15, 15 इंटू 6 9, तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 9, तो 29। तो इन चारों पॉइंट से हमें क्या पता चलता है कि हमें जो थी मिनिमाइज करना था, तो मिनिमम वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, जेड एफ इज इक्वल्स टू 29, हमारी ये जो है मिनिमम वैल्यू निकल के आई फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट बनेगा, सो द मिनिमम वैल्यू, minimum value for this question is ZF is equals to 29। ठीक है, तो प्रॉपर स्टेप वाइज आपको प्रॉपर फॉलो करना है, और इसके थ्रू जो है आपको आंसर मिल जाएगा। तो अगेन एक बार फिर से छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या किया, एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो इसमें हमने क्या किया, अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारी स्टेप 1 थी कि जो गिवन इन इक्वेशंस है या इनइक्वालिटीज है, उन्हें जो है इक्वालिटीज में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो हमने स्टेप 1 को भी प्रॉपरली फॉलो किया, ये थी हमारी स्टेप नंबर 1। फिर हमने स्टेप 2 में क्या किया, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, स्टेप 2 का ही प्रोसेस है, स्टेप 2 के ही अंडर इक्वेशन 2 के कोऑर्डिनेट्स, इक्वेशन 2 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सिमिलरली अगेन फिर इक्वेशन 3 के कोऑर्डिनेट्स, अगेन इसी में स्टेप नंबर 2 के अंडर ही 3 प्रोसेसेस की जा रही है। इक्वेशन 3 में हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट जो इक्वेशन 3 कोऑर्डिनेट्स, इसमें भी हमने कोऑर्डिनेट्स को फाइंड किया। फिर तीनों कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट्स का हमने यूज करके जो है इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद हमने जो गिवन इनइक्वालिटीज थी, इनइक्वालिटीज के साइन को हमने दिया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था, साइंस को आपको आइडेंटिफाई करना है। ये साइन आपको शो करती है, ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन आपको शो करती है कि आउटसाइड वाला शेडेड रीजन बनेगा। लेस देन इक्वल टू क्या शो करता है कि इनसाइड वाला शेडेड रीजन बनेगा। लेकिन हमें यहाँ पर 3 इक्वेशन दी गई थी, तो तीनों इक्वेशंस को हम जो यूज करेंगे, उससे हमें जो कॉमन रीजन आ रहा है वो हमें पता चलेगा कि कॉमन हमारा कौन सा रीजन है। तो इस तरह से हमें कॉमन रीजन पता चल जाएगा, कॉमन शेडेड रीजन। जब आप शेडिंग कर लेंगे तो शेडिंग के थ्रू आपको क्या पता चल जाएगा, शेडिंग के थ्रू आपको पता चल जाएगा कॉर्नर पॉइंट, जैसे कॉर्नर पॉइंट ए, कॉर्नर पॉइंट एफ, कॉर्नर पॉइंट डी, कॉर्नर पॉइंट ई। इससे तो इस प्रोसेस के थ्रू जो है आपको फाइंड करना है। फिर आपको जो है चारों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को यूज करना है और उन्हें जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करना है। ये था आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है,
ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ये आपका। इसमें आपने वैल्यूज को पुट किया, फिर इन सारी वैल्यूज को कंपेयर किया और आपने मैक्सिमाइज हो मिनिमाइज हो, आपने मैक्सिमाइज पूछा गया तो मैक्सिमाइज को आइडेंटिफाई किया, मिनिमाइज पूछा गया था तो मिनिमाइज को आइडेंटिफाई किया और आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए आ जाता है। तो आई होप कि आपने पूरी प्रोसीजर को फॉलो किया। ठीक है, सपोज आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका फर्स्ट स्क्रीनशॉट इस तरह से ले सकते हैं। ये जो है आपका सेकंड स्क्रीनशॉट, फिर ये आपका थर्ड इक्वेशन के लिए थर्ड स्क्रीनशॉट, फिर ये आपका फोर्थ स्क्रीनशॉट, ये आपका बनता है फिफ्थ स्क्रीनशॉट। ठीक है, और ये बनता है आपका सिक्स्थ स्क्रीनशॉट। तो आपको जो प्रॉपरली लाइन वाइज करना है। ठीक है, और प्रॉपरली लाइन वाइज तो करना ही है और आपको क्लियरली प्रॉपर सब कुछ क्लियरली लिखना है। इससे कुछ भी इसमें ऐसा खिचड़ी नहीं बनानी कि अदरवाइज जो भी इसमें इवेल्यूएटर हो चेक ना कर पाए प्रॉपरली। तो इस क्वेश्चन के लिए बस इतना ही था। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।